सोचो इसको, तुम एक एक्सट्रीमली रिच और पावरफुल फैमिली में पैदा होते हो, लेकिन तुम्हारी मदर सिर्फ एक लोली सर्वेंट है। जैसे ही वो तुम्हें जन्म देती है, वह मर जाती है, और उस मोमेंट से ही तुम्हारी जिंदगी प्योर हेल बन जाती है। तुम्हारी स्टेप मदर, जो पब्लिक में काइंड और नोबल प्रेटेंड करती है, असल में एक क्रूएल, वेनमस और सैडिस्टिक औरत है। वो तुम्हें हर पॉसिबल तरीके से टॉर्चर करती है। भूख, पिटाई, ह्यूमिलिएशन, और सबसे डरावनी बात, वो चाहती है कि तुम मर जाओ। तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं, और उनमें से हर एक सिर्फ एक चीज चाहता है, फैमिली हेड का पोजीशन। और उस पोजीशन को क्लेम करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहां शुरू होता है। एक आदमी दूसरे वर्ल्ड से, एक पावरफुल फैमिली का बेटा, जो 3 साल मिलिट्री में सर्व कर चुका है, जो रियल बैटल देख चुका है, और जिसके हाथ पहले से ही ब्लड से स्टेन हो चुके हैं, तुम्हारे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और ये आदमी कोई हीरो नहीं है, वो रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड है। एक ऐसा आदमी जो कभी हेजिटेट नहीं करता मरने से पहले। चाहे दुश्मन औरत हो या बच्चा, उसका एक ही रूल है, जो भी मुझसे टच करेगा वो नहीं बचेगा। और इस तरह शुरू होती है एक मर्सिलेस रिवेंज। एक एक करके जो भी उसको टॉर्चर करते, जो भी उसको मारने की कोशिश करते, जो भी उसकी मदर की डेथ पर मॉक करते, वो उन्हें इतने ब्रूटल और टेरिफाइंग तरीके से डिस्ट्रॉय करता कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये सिर्फ शुरुआत है। फ्यूचर में ये आदमी एक डीमन किंग बनेगा, एक ऐसा बीइंग जो मॉन्स्ट्रस, ब्लडथर्स्टी डिमोनिक सर्वेंट्स का कमांड करता है और अपनी डिमोनिक कल्ट पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करता है। अब सोचो कितना थ्रिलिंग होगा ऐसी स्टोरी को विटनेस करना। एक मेन कैरेक्टर जो कोई मर्सी नहीं दिखाता, एक आदमी जो गॉड बनने के लिए डेस्टिन नहीं, बल्कि डेविल बनने के लिए है। तो दोस्तों, आज का मना इसी डेंजरस स्टोरी पर बेस्ड है। बिना किसी डिले के चलो सीधा स्टोरी में जंप करते हैं। जोल्टिंग कैरेज के अंदर चू शियो अपने थ्रॉबिंग हेड को रब करता है और धीरे धीरे अपनी नजर उठाकर ब्लड आइज से अनफेमिलियर सराउंडिंग स्कैन करता है। कैरेज का इंटीरियर लैविशली डेकोरेटेड था। प्रेशियस सोर्ड्स और लॉन्ग रेजर शार्प सेबर्स वॉल्स के दोनों साइड्स पर लटके हुए थे। ये लक्शरी बाहर के बैरन, डिसोलेट सीनरी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था, जो चू शियो को एरी सेंसेशन देता है, जैसे वो बिल्कुल अलग वर्ल्ड में आ गया हो। उसकी प्रीवियस लाइफ में चू शियो का था, वो वेल्थ में पैदा हुआ था। हालांकि उसके पेरेंट्स जल्दी गुजर गए, उन्होंने एनॉर्मस फॉर्चून छोड़ दिया था। उसकी लाइफ सिर्फ इंडल्जेंस और प्लेजर से भरी हुई थी। उसको कभी फूड या पैसे की टेंशन नहीं थी, और वो अपने दिन बैंक्वेट्स, अल्कोहल और एक्सेस में गुजार देता था। उसका सिर्फ एक ट्रू पैशन था, वाइन नॉवेल्स पढ़ना। सच ये है कि चू शियो को मौत का कोई डर नहीं था। उसने पहले ही काफी ग्लोरी और लक्ष्यूरी एंजॉय कर ली थी, बिल्कुल फ्री, बिना किसी रिग्रेट के, काफी ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी जीते हुए, कंपेयर्ड उन नॉवेल्स के प्रोटैगनिस्ट से जो हमेशा हार्डशिप्स में फंसे होते हैं। उसके कंपैरिजन में उसकी लाइफ बहुत इजी थी। एक्चुअली चू शियो कभी स्पॉइल्ड प्लेबॉय नहीं बनना चाहता था, लेकिन फैमिली का यंगेस्ट सन, एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा होने के नाते उसका कोई हक नहीं था फैमिली के बिजनेस अफेयर्स में इन्वॉल्व होने का। सारी कॉमर्स की मैटर्स हैंडल करते थे उसके एल्डर ब्रदर्स, और उसको कंप्लीटली साइडलाइन रहना पड़ता था। रिसेंटली चू शियो का ऑब्सेशन एक गेम से हो गया था, ग्रेट जैंग हूं। उसका स्टोरी लाइन काफी वास्ट और इंट्रिकेट था, और जो मार्शल वर्ल्ड दिखाया गया था वो एस्टोनिशिंगली रियलिस्टिक था। इतना रियलिस्टिक ही लगता था जैसे एक फुली फंक्शनल सोसाइटी हो। वो खुद को उसमें कंप्लीटली इमर्स कर लेता था। जब वो ग्रेट जैंग हू का 3rd मेजर अपडेट का वेट कर रहा था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और लिमिटेड एडिशन VR हेडसेट खरीदा। कौन सोच सकता था कि जैसे ही उसने पहना, एक वॉइस सुनाई दी, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा से एक छुपा हुआ खतरा रहा है, इसलिए मुझे दिल से उम्मीद है कि तुम किसी दूसरी दुनिया में मजे करोगे।
चू शियो अपनी नई अपीयरेंस को बस एक्सेप्ट ही कर सकता था। अचानक चू शियो फ्रीज हो गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई सेबर हवा में ही रुक गई। तभी उसे अचानक अपनी असली आइडेंटिटी का एहसास हुआ। ग्रेट जंधू की स्टोरी लाइन में जब वर्जन 3 रिलीज हुआ था, तब वर्जन 2 ऑलरेडी खत्म हो चुका था और वर्जन 2 का फाइनल बॉस कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड चू शियो ही था। डीमन लॉर्ड चू शियो कोंगो में चू फैमिली का सेकंड सन बनकर पैदा हुआ था। फैमिली के अंदर काउंटलेस इनजस्टिसेस और ट्रेजेडीज झेलने के बाद उसका टेम्परमेंट धीरे धीरे ट्विस्ट और वॉर्प हो गया और आखिरकार वो डीमोनिक पाथ पर चल पड़ा। स्टोरी इंट्रोडक्शन के मुताबिक बाद में डीमन लॉर्ड चू शियो ने कून डिमोनिक सेक्ट को यूनिफाई किया और उसका कमांड संभाला। उसके अंडर 4 ग्रेट डीमन वेनरेबल्स थे। उसकी रेपुटेशन ने पूरे मार्शल वर्ल्ड को हिला दिया था। उसकी डिमोनिक माइट आसमान तक पहुंच जाती थी। हालांकि उसे अपनी सॉफ्ट और इफेमिनेट अपीयरेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन नाम, लुक्स और बैकग्राउंड देखकर यह बिल्कुल क्लियर था। यह वही चू शियो था, गेम का अल्टीमेट विलन। ये सोचकर चू शियो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, लेकिन एक फ्यूचर ग्रेट डीमन ओवरलॉर्ड के बॉडी में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कब से विलन्स को गेम्स में हैप्पी एंडिंग मिलती है? क्या उसका फेट सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के लिए स्टेपिंग स्टोन बनना ही लिखा था? उसने दोबारा अपनी लॉन्ग सेबर उठाई और ब्लेड को उंगली से हल्का सा फ्लिक किया। उसकी आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट चमका और वो धीरे से बोला, असफल होना तय है ना? इस दुनिया में फेट के ट्विस्ट्स कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? हेवन ने मुझे एक और चांस दिया है, फिर चाहे गॉड्स हो या बुद्धिस्ट्स। अगर मेरे रास्ते में आए तो बिना मर्सी के मार दूंगा। जो भी मुझे मारना चाहेगा मैं पहले उसे ही भेज दूंगा। उसी वक्त केरज का कर्टेन उठा। एक ब्यूटीफुल मेड जिसका फिगर ग्रेसफुल और अल्यूरिंग था अंदर आई। उसने सरप्राइज का ड्रामा किया और पूछा, यंग मास्टर, आपने ब्लेड क्यों निकाली है? उसकी फ्लटेशियस गेज देखकर चू शियो के होठों पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई। उसका नाम था चिंग सू, चू शियो की पर्सनल मेड, लेकिन सच में वो उसके एल्डेस्ट ब्रदर की लगाई हुई स्पाई थी। सरफेस पर चिंग सू बहुत अटेंटिव और डिवोटेड लगती थी, पर रियलिटी में उसने इस फॉलन यंग मास्टर को कभी सीरियसली नहीं लिया। खासकर माइन की जर्नी के दौरान वो अक्सर चू शियो के नाम का यूज करके एरोगेंट बिहेव करती, जानबूझकर एग्जाइल्ड क्रिमिनल्स को प्रोवोक करती। उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर था, उधार के हथियार से हत्या करो, यानी दूसरों के हाथों से चू शियो को मरवाना और उसे सीधा डेथ की तरफ धकेल देना। चिंग सू को देखकर चू शियो ने दांत दिखाकर एक हल्की सी स्माइल दी। बढ़िया ब्लेड है, मैंने बस इसे निकालकर थोड़ा देखना था। किसी वजह से जब चिंग सू ने चू शियो का स्माइल देखा, वो अचानक कांप सी गई। एक ठंडी सी सिहरन सीधी उसकी स्पाइन से नीचे तक चली गई। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक कोकेटिश टोन में बोली, यंग मास्टर, ऐसे ट्रैवल करना काफी एग्जॉस्टिंग होता है। मैंने सुना है कि आगे का रास्ता कोंग मांग माउंटेन की तरफ जाता है। क्यों न वहां रुककर थोड़ा रेस्ट करें? हम कुछ वाइल्ड गेम हंट करके रोस्ट कर सकते हैं। चू शियो की आंखों में एक डार्क ग्लिंट फ्लैश हुआ। उसने हल्की सी चकल छोड़ी। वाइल्ड गेम रोस्ट करना? हाँ, मैंने सुना है कि जो छोटे रास्ते रिमोट माउंटेन्स की तरफ जाते हैं वहां अक्सर बैंडिट्स आ जाते हैं। चिंग सू ने तुरंत जवाब दिया, अरे वो सिर्फ रूमर है। चू फैमिली के कैरेजेस यहां से इतनी बार गुजर चुके हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। बिसाइड्स, उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, ये सर्वेंट थोड़ा बात करने के लिए जगह ढूंढना चाहती है। रोड इतनी डस्टी है, इची लग रहा है और बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर ये पुरानी वाली चिंग सू होती जो स्पॉइल्ड एक्टिंग करती थी तो चू शियो बिना किसी डाउट के मान जाता, लेकिन अब चू शियो सिर्फ उसे ठंडी नजर से घूर रहा था। उसके होठों के कोने पर वो अजीब सा गोस्टली स्माइल अभी भी बना हुआ था।
जो चिंग सू को और ज्यादा अनईजी कर रहा था। उसे तो पीछे हटने का भी मन करने लगा। अचानक चू शियो ने हाथ बढ़ाया और हल्के से उसका चीक पिंच किया। फिर धीमी आवाज में बोला, वेरी वेल, मैं तुम्हें इंडल्ज करता हूं। चलो जाकर वाइल्ड गेम खाते हैं। इसके बाद चू शियो ने चिंग सू को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सर्वेंट्स को पहले की तरह ही अरेंज करे। फिर कैजुअली हाथ हिलाकर उसे जाने का सिग्नल दे दिया। चिंग सू एक पल के लिए स्टन हो गई। उसे लगा कि आज चू शियो बिल्कुल ही अनफेमिलियर लग रहा था, जैसे वो कोई बिल्कुल अलग इंसान बन गया हो। लेकिन जब उसे फर्स्ट मैडम के प्रॉमिस्ड जेनरस रिवॉर्ड का ख्याल आया तो उसने अपने सारे डाउट्स तुरंत साइड में रख दिए। चू शियो ने चिंग सू की फिगर को दूर जाते हुए देखा और उसकी आंखों में डिस्डेन उभर आया। बेवकूफ औरत, मुझे माउंटेन्स में वाइल्ड गेम खाने के लिए बुला रही है। उस जंगल में वाइल्ड गेम बिल्कुल नहीं होगा। वहां सिर्फ मेरे लिए एक डेडली ट्रैप वेट कर रहा होगा। चू शियो ये सब क्लियरली जानता था, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऑलरेडी प्लॉट पता था। चाहे डिटेल्स रियलिटी से थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन मेजर इवेंट्स गलत नहीं हो सकते थे। यहीं कोंग मांग माउंटेन पर उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही थी। इस नई जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज मेरी फ्यूचर डीमन किंग आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि मेरी गेम स्टोरी लाइन से फैमिलियरिटी है। इस वक्त स्टोरी अभी बस शुरू हुई थी। स्टेज 1 वर्जन 3 का प्लॉट अनफोल्ड होने में अभी लगभग 20 साल बाकी थे। ऑफिशियल स्टोरी अभी बहुत दूर थी। फिर भी चू शियो को आने वाले 20 सालों में होने वाली हर मेजर और माइनर इवेंट का पता था। अगर मुझे सही याद है, इस वक्त याना टाउन में मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इसी पल से मेरी डेस्टिनी बदल देगी। कहानी आगे बढ़ी योना टाउन में। एक एंशिएंट लेकिन काफी बसलिंग सेटलमेंट। यहीं चू शियो अपनी जिंदगी बदलने वाली उस फेटफुल अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। उसके साथ ट्रैवल कर रही थी उसकी पर्सनल मेड चिंग सू। उस लड़की के लिए यह टाउन कुछ खास नहीं था। टोंग एक्सायो प्रीफेक्चर की स्प्लेंडर और प्रॉस्पेरिटी के सामने यह कुछ भी नहीं लगता था। वो लगातार कंप्लेन करती रही। डस्टी स्ट्रीट्स और क्रूड सराउंडिंग से क्लियरली अनहैप्पी थी। लेकिन चू शियो ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसके होठों पर बस एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसकी नजर सीधा आगे एक स्पेसिफिक जगह पर टिक गई। उसने अपना असली ऑब्जेक्टिव ढूंढ लिया था, मिस्ट्री बॉक्स शॉप। बिना एक पल भी हेजिटेट किए चू शियो सीधा शॉप की तरफ बढ़ गया। चिंग सू उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आईब्रोज फरोड थी और आंखों में सस्पिशन साफ दिखाई दे रहा था। मिस्ट्री बॉक्सेस ग्रेट जंगू वर्ल्ड की एक यूनिक स्पेशलिटी थे। लेजेंड के मुताबिक लगभग 10,000 साल पहले इस दुनिया पर एक भयानक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आई थी। उस एपोकलिप्टिक डिजास्टर के दौरान काउंटलेस मार्शल सेक्ट्स एक ही रात में बर्बाद हो गए थे। डिजास्टर आने से पहले फॉर्मेशन आर्ट्स के मास्टर्स ने कुछ स्पेशल आइटम्स बनाए थे जिन्हें मिस्ट्री बॉक्सेस कहा जाता था। ये बॉक्सेस ट्रेजर्स, कल्टिवेशन मैनुअल्स, वेपन्स और इनहेरिटेंसेस स्टोर करने के लिए बनाए गए थे, ताकि अगर उनकी सेक्ट ही खत्म हो जाए तब भी उनका लेगेसी सर्वाइव कर सके। मिस्ट्री बॉक्सेस का मटेरियल और साइज काफी वेरी करता था। जितना बेटर मटेरियल होता उतने ही स्ट्रॉन्ग उनके फॉर्मेशन सील्स होते और उतनी ही प्रेशियस चीजें अंदर छिपी होती। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बाद ये मिस्ट्री बॉक्सेस पूरी दुनिया में बिखर गए और जनरेशंस तक पास होते रहे, लेकिन क्योंकि इन्हें बनाने का तरीका कब का लॉस्ट हो चुका था, इसलिए जैसे ही कोई मिस्ट्री बॉक्स खोलता वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी वजह से ये लिमिटेड एडिशन ब्लाइंड बॉक्सेस बन गए थे। इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि लोग रेजिस्ट ही नहीं कर पाते थे। कभी कभी किसी को हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी या कोई पियरलेस ट्रेजर मिल जाता था, लेकिन ज्यादातर केसेस में बॉक्स या तो खाली होता या फिर बस यूजलेस जंक निकलता। बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह सब कुछ लक पर डिपेंड करता था। अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज के साथ
चू शियो बिना किसी हेजिटेशन के मिस्ट्री बॉक्स शॉप में एंटर हो गया। उसने चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि पूरी जगह ऑलमोस्ट डेजर्टेड थी। युआन बाओ टाउन में यही सिर्फ एक मिस्ट्री बॉक्स शॉप है, फिर भी यहां एक भी कस्टमर नहीं है। चू शियो ने कामली पूछा। शॉपकीपर ने गहरी सांस ली और एक्सप्लेन किया, सबसे सस्ता रहस्यमयी बॉक्स में भी 10 ताइल चांदी होता है। ऑर्डिनरी टाउन लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे ही उसे लगा कि चू शियो सच में कस्टमर हो सकता है, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसका टोन भी तुरंत चेंज हो गया। ऑफ कोर्स यंग मास्टर, आप जैसे लोगों के लिए ये अलग बात है, उसने इंथुजियाज्म के साथ कहा। ये सारे मिस्ट्री बॉक्सेस सदर्न बारबेरियन माउंटेन से एक्सकवेट किए गए हैं। इनकी प्राइसेस भी काफी रीजनेबल है। चू शियो ने हल्की सी नोड की। मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हूं, उसने मन ही मन सोचा। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत एक पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक की है। भले ही ये बॉडी टोंग चाओ के चू फैमिली से थी, लेकिन ओरिजिनल ओनर को कभी वैल्यू नहीं मिला था। ना रिसोर्सेज मिले, ना गाइडेंस। इसी वजह से वो मार्शल कल्टीवेशन के बिल्कुल बॉटम लेवल पर ही अटका रहा। मार्शल कल्टीवेशन का पाथ 3 बेसिक रियल्म्स से शुरू होता था। पहला था बॉडी टेम्परिंग रियल्म, जहां इंसान अपने मेरिडियंस अनब्लॉक करता, बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाता और ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करता। जियांगू के 10 में से 9 मार्शल आर्टिस्ट्स इसी स्टेज पर अटक जाते थे और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। बॉडी टेम्परिंग रियल्म के ऊपर 2 और लेवल्स होते थे, ब्लड कॉन्डेंसेशन रियल्म और शिन इंटेंशन रियल्म। सिर्फ वही लोग जो इन लेवल्स तक पहुंच पाते थे, उन्हें ही ट्रू मार्शल मास्टर्स माना जाता था। चू शियो को क्लियरली याद था कि गेम में इसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड के आसपास एक सिंपल हाउस होल्ड सर्वेंट ने यॉन बाओ टाउन से एक ऑर्डिनरी मिस्ट्री बॉक्स खरीदा था और उस बॉक्स के अंदर थी एक सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक। उस सर्वेंट ने बाद में इतनी तेज ग्रोथ की कि वो ग्रैंड मास्टर बन गया और पूरे मार्शल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। चू शियो बिल्कुल श्योर था, ये मेरी डेस्टिन्ड अपॉर्चुनिटी है। तभी अचानक शॉप का दरवाजा जोर से खुला। एक गॉर्जियसली ड्रेस्ड आदमी, जिसके चेहरे पर एरोगेंस और इंसोलेंस साफ दिखाई दे रहा था, लाउडली अंदर घुस आया। शॉपकीपर, मुझे 2 मिस्ट्री बॉक्सेस लाओ। शॉपकीपर ने तुरंत उसे पहचान लिया। ली गैंग, ली फैमिली का एक लैकी। हेल्पफुल बनने की कोशिश करते हुए शॉपकीपर ने उसे एडवाइस दी, ली गैंग, ये बस गैम्बलिंग है। अभी यंग मास्टर ली तुम्हें काफी वैल्यू करता है। पैसे सेव करो और स्टुअर्ट को ब्राइब करो, शायद तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। ली गैंग ने स्नियर करते हुए कहा, स्टुअर्ट बनकर भी मैं पूरी जिंदगी सर्वेंट ही रहूंगा। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मैं गैम्बलिंग ही करूंगा। अगर मुझे कोई पियरलेस डिवाइन आर्ट मिल गया तो मैं एक ही स्टेप में आसमान छू लूंगा। शॉपकीपर ने हेल्पलेस सी सांस ली। पियरलेस डिवाइन आर्ट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। फिर भी उसने ली गैंग को 2 मिस्ट्री बॉक्सेस पकड़ा दिए। एक था पर्पल क्रिस्टल सीयर और दूसरा था गोल्डन बॉक्स। जैसे ही ली गैंग हाथ बढ़ाने वाला था, अचानक एक और हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको, चू शियो ने ठंडे और काम टोन में कहा, मैं यहां के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस खरीदना चाहता हूं। गेमर की मेमोरीज के साथ चू शियो ने तुरंत ली गैंग को पहचान लिया। यही वो बंदा था जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में यॉन बाओ टाउन में सुप्रीम अपॉर्चुनिटी हासिल करता है। इसका मतलब था सबसे पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक में छिपी हुई थी। ली गैंग गुस्से में घूमकर मुड़ गया। यंग मास्टर, पहले मैंने ही इन्हें चूज किया था। शॉपकीपर बीच में ही फ्रीज हो गया। 2 ऐसे लोगों के बीच फंसकर जिन्हें वो ऑफेंड नहीं कर सकता था। ली गैंग के गुस्से के सामने भी चू शियो बिल्कुल काम रहा। उसने ठंडी और चिलिंग आवाज में पूछा, अब जब मैं कह रहा हूं कि मुझे सब चाहिए, तो कोई ऑब्जेक्शन है? चू शियो की इंपोजिंग प्रेजेंस से दबकर
ली गैंग ने हिम्मत करके इंटिमिडेट करने की कोशिश की। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम मुझे बुल्ली कर सकते हो, क्योंकि मैं सर्वेंट हूं। मैं ली फैमिली से हूं, जो टोंगचा प्रीफेक्चर की 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। चू शियो ने मॉकिंगली हंस दिया। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम सर्वेंट की जिंदगी नहीं जीना चाहते? वो थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आवाज में कॉन्टेम्प्ट टपक रहा था। और अब जब बात तुम्हारे खिलाफ हो गई, तो तुम ली फैमिली का नाम लेकर लोगों को थ्रेटन कर रहे हो? कितना हास्यास्पद है। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम बस एक सर्वेंट ही हो, चू शियो ठंडी आवाज में आगे बोला। और फिर भी तुम्हें हिम्मत है ली फैमिली का नाम यूज करके मुझे दबाने की? कितनी इग्नोरेंस है तुम्हारी। ली गैंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। चू शियो ने कैजुअली हाथ उठाया। तुरंत उसके अटेंडेंट्स आगे बढ़ाए। ली गैंग का दिल बैठ गया। उसकी सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियल्म की कल्टिवेशन के साथ वो उन सब से लड़ ही नहीं सकता था। अरे, बात कर सकते हैं, वो हिचकिचाते हुए बोला। हम शांति से डिस्कस कर सकते हैं। चू शियो अंदर ही अंदर स्नीयर करने लगा। तो यह है असली तुम्हारी औकात। इसलिए ओरिजिनल स्टोरी में जब ये पावरफुल बना, तो एक छोटा सा विलन बन गया जो हर तरह के बुरे काम करता था। इस बार तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ उठा लो। चू शियो ने ठंडे टोन में ऑर्डर दिया। चिंग सू शॉक में खड़ी थी और ली गैंग बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। उसके सामने ही शॉप के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस उठा लिए गए। जब वे बॉक्सेस ले जाए जा रहे थे, ली गैंग के सीने में अनबियरेबल दर्द उठने लगा। सिर्फ बेइज्जती नहीं, उसे लगा जैसे उससे कोई इरिप्लेसेबल चीज छीन ली गई हो। वो घुटनों पर गिर गया, चू शियो की पीठ को जाते हुए घूरते हुए दांत पीसने लगा। ये खत्म नहीं हुआ। उसने कसम खाई। अपनी लॉजिंग पर लौटकर चू शियो ने नेक्स्ट फेज शुरू किया। उसे गेम से पता था कि कुछ ट्रेजर्स को एक्टिवेट करने के लिए स्पेशल ट्रिगर चाहिए होता है। उसने एक छोटा सा नाइफ निकाला और पर्पल क्रिस्टल सीयर पर अपने खून की एक बूंद गिरा दी। जैसे ही खून उसे छुआ, बूम, जबरदस्त पर्पल एनर्जी फूट पड़ी। क्रिस्टल एक्टिवेट होते ही चू शियो पीछे की तरफ उछल गया। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। शेल टूट गया और अंदर से एक ग्लोइंग ग्रीन जेड स्लिप निकली। चू शियो के चेहरे पर विक्टोरियस स्माइल फैल गई। यही है। जैसे ही उसने उसके कंटेंट्स एब्जॉर्ब किए, एनर्जी का एक स्टॉर्म उसके आसपास घूमने लगा। ये एक डाओइस्ट क्लासिक था, एक इनेट स्किल, एक सुप्रीम कल्टिवेशन मेथड। इससे इनेट ट्रू क्यूआई कल्टिवेट होती थी। सारी डिजीजेस हील हो जाती थी, बॉडी की डेफिशिएंसीज बैलेंस होती थी और ट्रू एसेंस कभी डीके नहीं होती थी। इसलिए ओरिजिनल स्टोरी में ली गैंग इतना ऊपर पहुंच पाया था। नॉर्मल कल्टिवेशन टेक्निक्स 9 रेवोल्यूशंस में डिवाइडेड होती थी। पहले 3 बिल्कुल ट्रैश, सिर्फ छोटी सेक्स के काम की। बीच के 3 ट्रेजर्स, जो एक सेक्ट को एस्टैब्लिश कर सकते थे। आखिरी 3 बहुत ही रेयर, सिर्फ ग्रेट सेक्स के पास होते थे। और 9th के ऊपर 2 लेजेंडरी रियल्म्स थे। ये इनेट स्किल उम्र को इग्नोर करती थी, बॉडी को क्लेंस करती थी और फाउंडेशन को दोबारा रीबिल्ड करती थी। बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। चू शियो का कॉन्फिडेंस तुरंत स्काई रॉकेट हो गया और उसे और भी सरप्राइज मिला। जेड स्लिप में एक बोनस मार्शल आर्ट भी था, आजुर ड्रैगन इन द स्लीव। ब्लेड छुपी हुई, इंटेंट छुपा हुआ। एक ही स्ट्राइक में जैसे समुंदर से ड्रैगन बाहर निकल आए। कम से कम सेकंड रेवोल्यूशन लेवल की टेक्निक थी। अनएक्सपेक्टेड जॉय। तभी क्रैश, नीचे से जबरदस्त आवाज आई। चू शियो कहा है, तुमने मेरी फैमिली से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकल। लियोंग आ चुका था, एक बड़ा हैवी बिल्ट आदमी, साथ में कई गुंडे। अंदर घुसकर फर्नीचर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ली गैंग ने ऊपर इशारा किया। वही है। चू शियो शांति से सामने आया, नीचे देखते हुए बोला,
और अगर मैं मना कर दूं? उसका टोन बिल्कुल इंडिफरेंट था। धमकियां शुरू हो गई। चू शियो मुस्कुरा दिया। फिर पावर फूट पड़ी। ग्रीन एनर्जी पूरे रूम में भर गई। प्रेशर पहाड़ की तरह नीचे गिरा। आजुर ड्रैगन इन द स्लीव एक्टिवेट। एनर्जी का एक रोरिंग ड्रैगन बना। सब कुछ शांत हो गया। चू शियो हल्की सी लैंडिंग के साथ नीचे आया। ब्लेड उठी हुई, आंखें पर्पल ग्लो कर रही थी। मुझे धमकी सबसे ज्यादा नफरत है। उसने आसपास देखा। कोई और? दरवाजे के पीछे छुपी चिंगसू सब कुछ देख रही थी। उसने अपनी आंखों से चू शियो को किसी को मारते देखा। उसका दिल तुरंत डर से भर गया। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो आदमी वीक, टिमिड और कावर्ड माना जाता था, वो बिना हेजिटेशन के किल कर सकता है। जमीन पर खून फैल चुका था। लियोंग चू शियो को घूरता रहा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। तू सच में। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही चू शियो ने गार्ड के सीने से डैगर खींच लिया और सीधा लियोंग पर झपट पड़ा। लियोंग ने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन चू शियो को कैसे रोकता? ब्लेड सीधा उसकी जिंदगी लेने वाली थी। उसके पैर कांप गए। उस पल उसे पक्का लगा, मैं मरने वाला हूं। पर डैगर उसके गले के बिल्कुल पास रुक गया। ठंडी, खून से भरी ब्लेड हल्की सी उसकी नेक पर टिकी हुई थी। अभी अभी देखी हुई रूथलेसनेस याद करके लियोंग के पैर अनकंट्रोलेबली कांपने लगे। चू शियो ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम जैसे ट्रैश, उसने डार्क टोन में कहा। और फिर भी मुझसे पंगा लेने आ गए? अपनी लिमिट्स नहीं जानते क्या? सच है, मैं चू फैमिली में फेवर्ड नहीं हूं। मैं सिर्फ कॉन्क्यूबाइन का बेटा हूं। पर चू फैमिली का हेड अभी भी मेरा बाप है। और तुम कौन हो? एक यूजलेस प्लेबॉय, एवरेज मार्शल टैलेंट, फैमिली के टुकड़ों पर जीने वाला। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि लोग लेकर यहां आ जाओ और मुझे प्रोवोक करो? वो और पास झुक गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बिलीव करो या नहीं, अगर मैं तुम्हें यही मार दूं तो मुझे बस हल्की सी पनिशमेंट मिलेगी। लियोंग बुरी तरह कांप गया। ठंडी पसीने से कपड़े भीग गए। अब उसे समझ आ गया, रूमर्स झूठ थे। ये आदमी वीक नहीं था, ये टेरिफाइंग था। चू शियो ने डैगर वापस खींच लिया और शांति से लियोंग को हैंडल पकड़ाकर दे दिया। लो, लियोंग फ्रीज हो गया। मैंने कहा, चू शियो ने दोबारा बोला। उसकी आंखें तीखी चमक रही थी। डैगर उठाओ। उस नजर के नीचे लियोंग कांपता हुआ ब्लेड उठा लेता है। अचानक चू शियो ने उसकी कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती ब्लेड को अपने ही सीने की तरफ धकेल दिया। उसकी आंखें खून सी लाल हो गई। यहां मुझे ट्रबल देने आए थे ना? अब डैगर तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें मौका देता हूं। मार दो मुझे। रूम बिल्कुल शांत हो गया। डेड साइलेंस। लियोंग और उसके लोग शॉक में खड़े रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। लियोंग ने पागल की तरह सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? चू शियो उसे मार दे तो कोई बात नहीं, पर अगर वह चू शियो को मार देता तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती, पूरी तरह वाइप आउट। उसकी हेजिटेशन देखकर चू शियो ने और जोर लगाया। ब्लेड को अपने सीने में और अंदर धकेला। मैंने कहा, मार दो मुझे। क्लैंग। डैगर जमीन पर गिर गया। लियोंग के हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। आए, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं गलत था। चू शियो के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर लियोंग के गाल पर थपथपा दिया। यूजलेस ट्रैश, मैंने मौका दिया, फिर भी तुम नहीं कर पाए। हाथ में ब्लेड पकड़कर भी किसी को मारने की हिम्मत नहीं, फिर मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कहां से लाते हो? लियोंग के अंदर शर्म और गुस्सा दोनों जल रहे थे, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो घबराकर दरवाजे की तरफ भाग गया। पीछे चिंगसू बुरी तरह कांप रही थी।
क्या ये वही चू शियो है जिसे मैं पहले जानती थी? ली फैमिली के लोग जल्दी जल्दी लाश उठाकर ले गए। इनके मेन हॉल तक पहुंचने के बाद ली गैन धीरे से पास आया। 7th मास्टर, मैं। बैंग। लियोंग ने उसके मुंह पर पंच मार दिया। डैम इट, लियोंग गरजा, ये सब तेरी वजह से हुआ, इडियट। तू मुझे इस झंझट में घसीट लाया। याद रख, चाहे 3rd यंग मास्टर तुझे प्रोटेक्ट करे। जैसे ही मैं ली फैमिली वापस गया, मैं तुझे असली दर्द का मतलब सिखाऊंगा। रात हो चुकी थी। सीन शिफ्ट हुआ। चांदनी में नहाया हुआ एक पुराना टूटा फूटा स्ट्रक्चर। दूर एक बड़ा पहाड़ खड़ा था, शांत और दबाव भरा हुआ। सीधी पर्पल ड्रेस में एक आदमी आगे बढ़ा। उसने रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर सैल्यूट किया। यंग मास्टर, इतनी रात को बुलाने का रीजन क्या है? चू शियो उसे ध्यान से देख रहा था। ये गाओ भी था। वो 10 साल पहले चू फैमिली में आया था। एक नाम ना मालूम मजदूर, एवरेज टैलेंट, बस बॉडी टेम्परिंग रियल्म तक ही पहुंच पाया, पर वो ईमानदार था। चू शियो ने ठंडी आवाज में पूछा, गाओ भी, मुझे झूठा फंसाकर सदर्न माइंस भेज दिया गया था। मेरी वजह से तुम भी साथ घसीट दिए गए। क्या तुम मुझसे नाराज हो? गाओ बी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। 2nd यंग मास्टर की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। चू शियो ने आगे पूछा, तुम 10 साल से चू फैमिली में हो। महीने के सिर्फ 2 टेल सिल्वर मिलते हैं, बाकी लोग स्टुअर्ड और मैनेजर बन गए। तुम्हें सच में बिल्कुल भी जलन या रिजेंटमेंट नहीं होता? गाओ बी ने सिर झुका लिया। मैं बेवकूफ हूं। मेरे पास टैलेंट नहीं है, इतना मिल रहा है वही काफी है। चू शियो हल्की सी हंसी हंसा। नहीं, तुम सैटिस्फाइड नहीं हो। 10 साल तक अगर किसी कुत्ते को मीट खिलाया जाए तो वो कभी स्क्रैप्स खाना पसंद नहीं करेगा। इंसान भी अलग नहीं होते। उसने गाओ बी के कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरे साथ मुश्किल वक्त देखा है, आगे चलकर मेरी ग्लोरी में भी तुम हिस्सा लोगे। गाओ बी की आंखों में आग जल उठी। ये सबॉर्डिनेट समझ गया। चू शियो ने सिर हिला दिया। नहीं, तुम अभी भी नहीं समझे। कुछ चीजें किस्मत से होती है, कुछ मेहनत से। अगर मुझे ऊपर उठना है तो मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। पहले तुम्हारे पास गैम्बल करने का मौका भी नहीं था, अब मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। यंदो के बाहर फॉलन डिजेनरेसी माउंटेन जाओ, वहां बैंडिट लीडर को यह लेटर देना। काम ठीक से हुआ, 100 टेल सिल्वर। उस दिन के बाद तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी बनोगे। गांव बी के अंदर जंग चल रही थी। अगर मैंने मना किया तो मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। आखिरकार उसने मुट्ठी भींच ली। मैं मानता हूं। गुड। चू शियो ने सील्ड लेटर उसके हाथ में दे दिया। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गांव भी अंधेरे में गायब हो गया। उसे जाते हुए देखकर चू शियो की आंखें ठंडी हो गई। चीसू, जब तुम मुझे मरवाना चाहती हो तो मुझे भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह जल्दी ही चू शियो का कॉन्वॉय निकल पड़ा। केरज के अंदर चीसू ने कैजुअली पूछा, यंग मास्टर, गाओ भी कहाँ है? वो पहले ही टोंगचा प्रीफेक्चर चला गया हमारे पहुंचने की रिपोर्ट देने। चिंगसू के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। पहुंचने वाले हो? नहीं, तुम कभी नहीं पहुंचोगे। अचानक चू शियो पास झुकाया। चिंगसू, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, क्या तुम्हें लगता है रास्ते में हमें बैंडिट्स मिलेंगे? उसका दिल धक से रह गया। यंग मास्टर, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। चू शियो हंस पड़ा। आसमान तूफान लाता है, इंसान तबाही। उसी पल यही रुको। किलिंग इंटेंट की लहर फैल गई। चू शियो ने शांति से बाहर देखा ह्यूमन कैलामिटी आ चुकी है। कॉन्वॉय एक तंग जंगल के रास्ते पर रुक गया। बैंडिट्स, उनका लीडर पेड़ की डाली पर अकड़ कर बैठा था। चन, लाल बाल, सीने पर निशान, बड़ा सेबर।
किस चीज का वेट कर रहे हो? नीचे उतरो। चू शियो आराम से बाहर आया। अगर तुम्हें सिल्वर चाहिए, मेरे पास हजारों टेल है। चन हंसता हुआ बोला, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। अगर मैं वही मांग लूं तो? चू शियो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अपनी प्राइस बताओ। चन क्रूएल हंसी हंसा, मेरी डील कैरेज के अंदर छुपी है। चिंगसू विजयी मुस्कान मुस्कुराई, इस बार तुम पक्का मरोगे। चू शियो की मुस्कान गायब हो गई। अगर मैं अपनी जान नहीं खरीद सकता, फिर मैं तुम्हारी खरीद लूंगा। वो अटैक कर दिया। ची गरज उठी और अपनी तलवार घुमाई। मेटल की टक्कर हुई। चू शियो ने आराम से स्टेप बैक लिया, कामली एनालाइज करते हुए। कोई इनर एनर्जी नहीं, बस प्योर ब्रूट फोर्स। वो वेट किया, डॉज किया, एंड्योर किया। जब ची का कंट्रोल टूट गया, ओपनिंग मिल गई। एमरल्ड लाइट ब्लास्ट हुई। डिवाइन ड्रैगन ने अपनी टेल स्वीप की। डैगर फ्लैश हुआ, ब्लड स्प्रे हुआ। टाइड तुरंत बदल गया। चिशन हवा में उछल गया। उसके लोग पैनिक में घूम गए। ये कैसे पॉसिबल है? चू शियो ने ब्लेड साफ किया। क्या पिटी है, उसने धीमी आवाज में बोला। प्रैक्टिस ही कम है। गुस्से में चिशन गरज उठा, सबको मार दो। तभी एक और आवाज गूंजी, तुम लोगों को मार रहे हो? मेरी परमिशन ली क्या? एक आदमी आगे आया, चीकी ग्रिन के साथ। मक्वे, वाह वाह, उसने हंसकर बोला, लगता है काफी बड़ा डील हो रहा है। माइंड है अगर मैं थोड़ा शेयर ले लूं? चिंगसू ने कैरेज की विंडो से पीक किया। दिल तेज धड़कने लगा। अब और बैंडिट्स? सेकंड कॉन्क्यूबाइन ने और लोग भेजे क्या? और सोचने से पहले ही रोड के आगे से दूसरी वेव बैंडिट्स आई, एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए। चू शियो ने अपनी आंखें नैरो की, उनकी तरफ देखा। क्या वो आदमी भी बैंडिट है? जब चिशन ने नए आदमी को पहचाना, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दांत कस लिए। मक्वे, चिशन ग्राउल किया, ये मेरा टेरिटोरी है, तुम्हें क्या चाहिए? मक्वे ने ठंडी हंसी के साथ बोला, मैं क्या चाहता हूं? तुम्हें सीधा हेल के किंग से मिलवाना, और बिना वक्त गवाए। मक्वे ने अटैक कर दिया। उसकी तलवार बिजली की तरह हवा में फ्लैश हुई। ची ने अपनी तलवार ब्लॉक करने के लिए उठाई, लेकिन यूजलेस था। अगले ही मोमेंट क्लैंग, ची की तलवार क्लीन हवा में उड़ गई। उसके हाथ पर डीप गैश, ब्लड स्प्रे। शॉक में वो स्टेप बैक हुआ, पेल फेस के साथ। बैड लक। एक वाइज इंसान ऑड्स के अगेंस्ट फाइट नहीं करता। अभी भागो। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। मक्वे ने डीमन जैसी स्माइल दी। टू लेट। चिशन फ्ली करने लगा। स्विश। मक्वे की ब्लेड मर्सिलेसली कट हुई। चिशन का बॉडी दो में स्प्लिट हुआ और ग्राउंड पर गिर गया, डेड। उसके सबॉर्डिनेट्स ने अपने बॉस को मरा हुआ देखा। पैनिक में भाग गए। मक्वे ने कोल्डली ऑर्डर दिया, सबको मार दो। जब उसके लोग फ्लीइंग बैंडिट्स को चेस कर रहे थे, चू शियो पीछे खड़ा था, क्वाइटली ऑब्जर्व करते हुए। उस येलो फेस्ड आदमी के मूव्स देखकर चू शियो ने कामली एनालाइज किया। वो पूरी तरह अलग था उस अनऑर्थोडॉक्स बैंडिट लीडर से। ये आदमी असली मार्शल आर्टिस्ट है, अनऑर्थोडॉक्स टाइप। चू शियो आगे बढ़ा और पोलाइटली अपने फिस्ट्स कप किए। थैंक्स यार, हेल्प के लिए। गुड सर। मां पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान करते हुए बोला, किड, नहीं डर रहे कि मैं डबल क्रॉस कर दूं? उसी वक्त चू शियो का सर्वेंट राहत में भागकर आया। यंग मास्टर, खुशी हुई कि हम पहुंच गए। ये है चीफ मां ऑफ शंग मोंग माउंटेन, जिसे आपने इस सर्वेंट से ढूंढने को कहा था। चू शियो ने कामली नोट किया। चीफ मां, आप स्मार्ट हो। जब से आपने मेरा पत्र रिसीव किया है, आपको पता होगा, अगर आप मुझे मारते हो तो सिर्फ कुछ हजार टेल्स और सिल्वर मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मारते तो वो रिफाइंड बैच आपको मिलेगा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। आप अपने लोगों के स्क्रैप कॉपर और रोटेन आयरन को रिप्लेस कर सकते हो। चॉइस ऑब्वियस है। मकुया चुप हो गया। इसी बीच चू शियो ने कोल्डली सोचा,
सेकंड कॉन्क्यूबाइन बहुत विशस है, वो मर्सी नहीं दिखाएगी। एक इलेजिटिमेट सन जैसे मुझे, जिसके पास इनहेरिटेंस का मौका भी बेयरली है। जब से चिंगसू ने स्मॉल पाथ सजेस्ट किया, मुझे पता था कि उसने बैंडिट्स को ब्राइब किया, नाइफ बोरो करके एक आदमी को मारने के लिए। अगर वो पैसा खर्च करके मुझे मारना चाहती है, तो मैं भी बैंडिट्स का यूज अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता हूं। मकुया ने फाइनली बोला, आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। ये और चू फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सच में इन्हें दे रहे हो? चू शियो ने इंडिफरेंट रिप्लाई दिया। चू फैमिली में कोई मुझे मारना चाहता है, मुझे उनके सप्लाईज की परवाह क्यों करनी? उसने टोकन निकाला। ये मेरा वारंट है, इसका यूज करके और लो प्राइस में खरीद लो। जल्दी करो, जब तक मैं स्ट्यूअर्ड हूं। मकुया हंस दिया। आपके बड़े फैमिलीज अपना डर्टी लॉन्ड्री सच में प्यार करते हैं, लेकिन तुम किड, तुम डिसाइसिव हो। अगर भविष्य में ऐसे डील्स हो, मुझे ढूंढ लेना। मैं चिलीन, मतलब मकुया, किलिंग में एफिशिएंट हूं। एक्वेंटेंसेस के लिए डिस्काउंट भी मिलेगा। सैटिस्फाइड होकर मकुया अपने लोगों के साथ निकल गया। चू शियो पीछे से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी आंखें कोल्ड थी। चिलीन, मार्शल आर्ट्स हेरिटेज वाला बैंडिट, मुझे पता है ये कौन है। गांव भी लकी था, असल में बैकग्राउंड वाला आदमी हायर किया। चू शियो ने फिर कैरेज की तरफ देखा। अंदर चिंगसू वायलेंटली ट्रेम्बल कर रही थी। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? चू शियो तो ट्रैश था, फिर इतनी आसानी से उसने बैंडिट लीडर को सीरियसली चोट कैसे पहुंचाई? चू शियो कैरेज में एंटर हुआ। जैसे ही वो स्टेप इन किया, चिंगसू नीज पर गिर गई, पिटिफुल एक्ट करते हुए। यंग मास्टर, बैंडिट्स सब रिपेल हो गए क्या? चू शियो ने सॉफ्टली चकल किया। ऑफ कोर्स, सब रिपेल हो गए। ये अभी भी प्रिटेंड कर रही है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, फेंट स्माइल के साथ। मैं मरा नहीं। तुम निराश हो ना? क्यों? यंग मास्टर मजाक कर रहे हैं? चिंगसू स्टैमर करते हुए बोली। अच्छा हुआ बैंडिट्स रिपेल हो गए। कैसे ये सर्वेंट निराश हो सकती है? स्नैप। चू शियो ने उसका गला पकड़ा। उसकी आवाज आइस कोल्ड हो गई। तुम मुझे सच में इडियट समझती हो? बोल, कितनी सिल्वर मेरी अच्छी दूसरी मां ने खर्च किए ये बैंडिट्स हाई करने के लिए? वरना मर जाओ। चिंगसू सांस ले नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पर्पल हो गया। मैं बोलूंगी, मैं सब बोल दूंगी। 10,000 टेल्स ऑफ सिल्वर। चू शियो ने उसे रिलीज किया। 10,000 टेल्स, क्या जेनरस हाथ है। क्या मेरी दूसरी मां सच में मुझे इतना हेट करती है? चिंगसू रो पड़ी। दूसरी कॉन्क्यूबाइन ने कहा कि आप स्टबनली एल्डेस्ट यंग मास्टर को सपोर्ट करते हो और सूनर या लेटर सब रूइन कर दोगे। उसने रिसेंटली चौथे यंग मास्टर को भी हरा दिया, तो वो भविष्य की परेशानी एलिमिनेट करना चाहती थी। चू एक्सायो ने सोचा, शू एक्सोंग के पास 3 वाइफ्स और 4 बेटे हैं। मैं एक इलेजिटिमेट सन हूं। मेरा चांस ऑफ इनहेरिटिंग लगभग 0 है। पिछली जिंदगी में मैंने एल्डेस्ट सन को चुना था, लेकिन जैसे ही वो यूजफुल नहीं रहा, उसे अबैंडन कर दिया गया। इस बार मैं वो मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा। मैं लड़ूंगा चू फैमिली एयर के पोजीशन के लिए। उसने चिंगसू की तरफ देखा। दूसरी मां के बैंडिट्स के साथ कोल्यूड करने का कोई एविडेंस? चिंगसू डेस्परेट होकर शेक करने लगी। वो सीधे एक कॉन्फिडेंट भेजती थी। कोई एविडेंस नहीं बचा। उसने चू शियो के पैर को ग्रैब किया। यंग मास्टर, मैंने सब बोल दिया। कृपया मेरी लाइफ बचा दो। चू एक्सायो ने मुस्कान दी। डोंट वरी, मैं महिलाओं को नहीं मारता। चिंगसू ने राहत महसूस की। मुझे बहुत डर लग गया था। क्रैक। चू शियो ने एक क्लीन मोशन में उसकी नेक स्नैप कर दी। मैंने झूठ बोला, उसने कोल्डली कहा। तुम वास्तव में बिलीव करती हो? सो नाइव। फिर भी स्पाई बनने की कोशिश की। 7 दिन बाद कमांडर टोंगा प्रीफेक्चर चू फैमिली चू एक्स कैरेज से देख रहा था।
दूसरी कॉन्क्यूबाइन बाहर स्टेप आउट करके ग्रीट कर रही थी। दूसरी कॉन्क्यूबाइन बेटी डिंग किशन की। किशन मार्शल आर्ट्स हॉल का मास्टर, बिल्कुल रूथलेस और विशस। चू एक्सायो जल्दी से स्टेप डाउन हुआ और वार्मली ग्रीट किया। ग्रीटिंग्स दूसरी मां, 1 साल हो गया, आप और भी यंग लग रही हो। दूसरी कॉन्क्यूबाइन अंदर शॉक में थी। कैसे शू वापस अलाइव आ गया? चिंग सू फेल हो गई क्या? उसने स्टर्नली पूछा। तुम्हारी मेड चिंग सू कहाँ है? चू एक्सायो ने साई किया। बॉडी बहुत वीक थी, मैंने गलती से उसे मार दिया। सेकंड मदर मुझे एक और क्यों गिफ्ट नहीं करती? सेकंड कॉन्क्यूबाइन का दिल टाइट हो गया। चिंग सू मर चुकी है, क्या उसे पता है या नहीं? ये चू शियो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, उसने सोचा। सिंस यूर बैक, उसने ठंडे टोन में कहा, अंदर जाओ। मास्टर और सब लोग वेट कर रहे हैं। हॉल के अंदर चू जोंग वैंग थ्रोन पर बैठा था। चू एक्सायो ने झुककर सलाम किया। ग्रीटिंग्स फादर, अंकल्स, फर्स्ट मदर, सेकंड मदर, थर्ड मदर। चू जोंग वैंग ने एक आंख खोली। तुम वापस आ गए हो। ये चू जोंग वैंग है, 20 साल से ज्यादा हो गए हैं सीएंटन रियल में बिना एक स्टेप एडवांस किए। उसने कामली बोला। चू फैमिली टोंगा में 20 साल से रूटेड है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब टाइम आ गया है फैमिली हेयर डिसाइड करने का। फर्स्ट वाइफ तुरंत बोली, डिसाइड क्यों करना? चू कई लेजिटिमेट एल्डेस्ट सन है और सबसे स्ट्रांग भी। ऑफ कोर्स वही इनहेरिट करेगा। सेकंड कॉन्क्यूबाइन ने स्नियर करते हुए कहा, बिग सिस्टर, ये सही नहीं है, ये रॉयल्टी नहीं है, मास्टर ही डिसाइड करेगा। थर्ड वाइफ ने सर झुकाकर कहा, ये सर्वेंट कुछ नहीं जानती, जो भी मास्टर डिसाइड करे। चू जोंग वैंग ने हाथ पटक कर कहा, इनफ। चू कई, छुयो, चुइंग, चू शान, तुम सब फैमिली बिजनेस का एक एक हिस्सा मैनेज करोगे। 1 साल में जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करेगा वही चू फैमिली का एयर बनेगा। क्या तुम सब अग्री हो? डेक्लरेशन के बाद चू फैमिली के ग्रैंड हॉल में एटमॉस्फेयर घुटन भरा हो गया। पेट्रियार्क चुंग ग्वैंग ऊपर बैठा था और सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी दिखाती थी। नीचे वाइव्स और चिल्ड्रन साइलेंस में खड़े थे। हर कोई अपने नेक्स्ट मूव कैलकुलेट कर रहा था इस सक्सेशन बैटल के लिए। चुशु सब कुछ ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व कर रहा था। सो कॉल्ड एल्डर्स सिर्फ नाम के सीनियर थे, असल में सब चेस पीसेस थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी चू जोंग वैंग की मर्जी के खिलाफ बोलने की। एब्सोल्यूट पावर अभी भी उस आदमी के हाथ में थी जो सबसे ऊपर बैठा था। एक साइड पर फर्स्ट मैडम और उसका एल्डेस्ट सन चुकाई खड़े थे। दोनों ही एरोगेंट थे, रिस्ट्रेन से नफरत करते थे और कई बार पेट्रियार्क से सीधा टकरा चुके थे। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उनकी ये बदतमीजी चू जोंग वैंग की नफरत और बढ़ा रही थी। सेकंड मैडम बिल्कुल अलग टाइप का थ्रेट थी, कैलकुलेटिंग, रूथलेस और विशस। काफी टाइम से वह अपने बेटे के लिए एयर की पोजीशन चाहती थी, लेकिन चू शाम सिर्फ ब्रूट करेज वाला आदमी था। बिना दिमाग के अपनी एम्बिशंस छुपा भी नहीं सकता था। इन सब में थर्ड मैडम सबसे ज्यादा श्रूड थी। ऊपर से जेंटल और पावर स्ट्रगल से इंडिफरेंट लगती थी, लेकिन यही केयरफुली बनाई हुई वर्चुअस इमेज पेट्रियार्क का फेवर जीतने का रीजन थी। इसी वजह से उसका बेटा घर का सबसे बिलवेड चाइल्ड बन गया था। सबकी असली नीयत समझने के बाद भी चुशु को सबसे ज्यादा पजलिंग चू जोंग ग्वैंग ही लग रहा था। उसने सक्सेसर सिलेक्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और डिटैच थी, जैसे उसे फाइनल रिजल्ट से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उस मोमेंट पर फर्स्ट मैडम ने ऑपोजिशन में बात की। उसने आर्ग्यू किया कि चू क्लैन जैसी मार्शल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को अपना सक्सेसर रियल स्ट्रेंथ के बेसिस पर चूज करना चाहिए। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो मॉकिंग नजर से चुशु की तरफ मुड़ी और बोली, चुजुशु, तुम्हें नहीं लगता मैं जो कह रही हूं वो सही है? अंदर ही अंदर फर्स्ट मैडम ठंडे दिमाग से कैलकुलेट कर रही थी। बस अगर चुशु मेरी साइड ले ले और पावर का बैलेंस बना दे, तो चाहे पेट्रियार्क किसी और को फेवर करे,
वो ज्यादा ओपनली कुछ नहीं कर पाएगा। इस चेसबोर्ड के इस पीस को वो हर हाल में अपना बनाना चाहती थी। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए चुशु ने सिर्फ हाथ जोड़कर शांत तरीके से चू जोंगग्वान को बो किया। फादर के अपने रीजंस होंगे ये करने के। इस बेटे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे ही ये वर्ड्स गिरे, हॉल का एटमॉस्फेयर अजीब सा हो गया। सेकंड मैडम डिसबिलीफ में उसे घूरने लगी। जिसे उसने चुपके से मरवाने का ऑर्डर दिया था, वो इतनी शांति से यहां कैसे खड़ा हो सकता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर फर्स्ट मैडम गुस्से से जल उठी। ये चेस पीस उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। चुकाई का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि चुशु वीक और स्पाइनलेस है, और पूछा कि क्या उसे समझ भी है कि वो क्या बोल रहा है। उसने उसे लास्ट चांस दिया अपनी असली सोच बताने का। जो चुकाई नहीं जानता था, वो ये था कि उस ओबीडियंट से बाहर के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था, जो चुपचाप फूटने का इंतजार कर रहा था। चुशु ने हल्की आवाज में जवाब दिया, बस इतना कहा कि वो सिर्फ फादर की विशेस फॉलो कर रहा है। जोर से हाथ पटक कर चू जोंगग्वांग ने इस बेकार की बहस को खत्म कर दिया। डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। जो भी इस पर सवाल उठाता, वो सीधा पेट्रियार्क की अथॉरिटी को चैलेंज करता। उसके गुस्से के बोझ के नीचे पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन चुशु अभी खत्म नहीं हुआ था। बिल्कुल इंडिफरेंट एटीट्यूड के साथ उसने कामली प्रपोज किया कि पेट्रियार्क उसे और बिजनेस एसेट्स मैनेज करने के लिए दे। उसका कहना था कि नॉनशन माइन बहुत ही छोटी चीज है, जिसमें न तो मेरिट कमा सकता है और न ही अपनी एबिलिटी प्रॉपर्ली दिखा सकता है। चू जोंगग्वांग ने शक से आंखें सिकोड़ ली। जो बेटा इतने सालों तक चुप रहा था, अब आखिरकार अपनी एम्बिशन दिखाने लगा था। उसकी तेज नजर जैसे चुशु के दिल तक झांकना चाहती हो। सब वाइव्स स्टन रह गई। मतलब पहले जो वीकनेस दिखाई जा रही थी, वो सिर्फ एक्टिंग थी। असली गोल तो चू फैमिली के कोर इंडस्ट्रीज में घुसना था। तभी स्टुअर्ट लू ने हल्का सा ताना मारते हुए बात की। उसने चुशु पर लिमिट क्रॉस करने का इल्जाम लगाया और स्नीयर करते हुए बोला कि उसे बस अपना एक छोटा सा काम ढंग से संभालना चाहिए। एक सर्वेंट का ग्रैंड हॉल में यंग मास्टर को ओपनली बेइज्जती करना, यही प्रूफ था कि पहले चुशु का स्टेटस फैमिली में कितना लो था। लेकिन चुशु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने सिर्फ एक उंगली उठाई और हल्का सा इशारा किया स्टुअर्ट लू को पास आने के लिए। उसका शांत चेहरा एक ठंडी किलिंग इंटेंट छुपा रहा था, जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। स्टुअर्ट लू एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ा। वो स्नीयर करते हुए सोच रहा था कि शायद दूर खड़े होने की वजह से चुशु उसे पास बुला रहा है, ताकि बात ठीक से सुन सके। क्रैक, हड्डी टूटने जैसी आवाज गूंज उठी। एक पल में चुशु ने ब्रूटल स्ट्राइक कर दिया। स्टुअर्ट को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। ताजा खून जोर से हॉल में छिड़क गया। जो अभी तक घमंडी खड़ा था, वो अब जमीन पर गिरा पड़ा था, मुश्किल से जिंदा। चुशु की टेरिफाइंग स्पीड और रूथलेस प्रिसिशन ने सबको फ्रीज कर दिया। हर चेहरे पर दहशत लिखी हुई थी। वो यही नहीं रुका। ठंडी बेरुखी के साथ उसने उस बेचारे आदमी के बॉडी पर जोर से पैर रख दिया। ये इंपल्स नहीं था, ये एक डेक्लरेशन थी। नया रूल सेट हो रहा था। जो भी उसकी बेइज्जती करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाइफ से लेकर भाइयों तक पूरी चू फैमिली शॉक में थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था जो अभी अभी हुआ था। ग्रैंड हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। सेकंड मैडम का बॉडी कांपने लगा। उसका दिल डर से भर गया। उसने सोचा, क्या चुशु सच में पागल हो गया है, या फिर यही असली मॉन्स्टर था जो इतने टाइम से छुपा हुआ था। गुस्से में हाथ पटक कर चू जोंगग्वांग अपनी जगह से खड़ा हो गया। तूफान की तरह उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो दहाड़ते हुए बोला, चुशु, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे सीनियर मेंबर्स और पेट्रियार्क के सामने इतनी रूथलेस वायलेंस करने के बाद चुशु ने अपना हाथ वापस लिया
और शांत तरीके से झुककर माफी मांगी। लेकिन उसके शब्द तलवार जैसे तेज थे। उसने कहा कि किसी सर्वेंट का अपने मास्टर की बात काटना बहुत बड़ी बदतमीजी है और ये सजा डिसिप्लिन वापस लाने और चू फैमिली की इज्जत बचाने के लिए जरूरी थी। चुशु ने जमीन पर रेंगते हुए उस आदमी को नीचे देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। ठंडी आवाज में उसने कहा कि अगर ऐसा आदमी नॉनशन माइन पर होता तो उसे कब का निकाल कर स्काई लैंटर्न बना दिया जाता। उसका फादर शायद दयालु हो, लेकिन चुशु के लिए सर्वेंट की बेइज्जती बिल्कुल माफ करने लायक नहीं थी। अपने बेटे की ब्रुटैलिटी और उसकी स्ट्रॉन्ग लॉजिक देखकर चू जोंग ग्वांग सोच में पड़ गया। अंदर ही अंदर उसे मानना पड़ा कि चुशु सही था। चाहे स्टुअर्ड किसी का भी आदमी हो, आखिर था तो सिर्फ एक सर्वेंट ही। उसकी लंबी तपस्या और आइसोलेशन की वजह से ही ये सबॉर्डिनेट्स अपनी औकात भूल गए थे और घर के रूल्स को इग्नोर करने लगे थे। फिर भी फैमिली की पब्लिक इज्जत बचाने के लिए चू जोंग ग्वांग ने मामला यही खत्म करने का फैसला किया। उसने सबको याद दिलाया कि ये चू फैमिली का एस्टेट है, नॉनशन माइन नहीं, और उसने ऑर्डर दिया कि चुशु को 3 महीने की स्टिपेंड का फाइन देना होगा ताकि स्टुअर्ड के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कवर हो सके। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक पनिशमेंट था, वार्निंग देने के लिए। चुशु ने सिर झुकाकर शांति से ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो यही नहीं रुका। सोची समझी शांति के साथ उसने अपने फादर से एक सीधा सवाल पूछा, क्या उसे जिंदगी भर उस रिमोट माइन की रखवाली ही करनी होगी? अगर ऐसा ही है तो फिर सक्सेसर चूज करने के लिए ये इतनी बड़ी मीटिंग का क्या मतलब था? चू जोंग ग्वांग चुप हो गया और सोचते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। वो कभी भी चुशु को फैमिली एसेट्स देने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन पूरे क्लाइंट के सामने अब वो इतनी खुली नाइंसाफी भी नहीं कर सकता था, खासकर जब चुशु ने अपनी इतनी खौफनाक ताकत दिखा दी थी। पास खड़ी फर्स्ट मैडम अब अपना गुस्सा छुपा नहीं पाई। उसने तीखी आवाज में कहा कि चुशु का ग्रैंड हॉल में किसी पर हाथ उठाना सीधा पेट्रियार्क की अथॉरिटी को चैलेंज करना है और इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन चू जोंग ग्वांग पहले ही अपना फैसला कर चुका था। उसने गुस्से से गरज कर कहा, क्या तुम चाहती हो कि सिर्फ एक स्टुअर्ड के लिए शुशु अपनी जान दे दे? फिर उसने अनाउंस किया कि जैसे ही येन किंगडम से मर्चेंट कैरावन वापस आएगी, उसकी सारी मैनेजमेंट अथॉरिटी चुशु को दे दी जाएगी। बहुत शुक्रिया फादर। चुशु ने हाथ जोड़कर सैल्यूट किया। उसके होठों पर एक हल्की सी मीनिंगफुल मुस्कान आ गई। उसने अपने प्लान का पहला गोल पूरा कर लिया था, चू फैमिली में अपनी पोजीशन वापस पाना और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। अंदर ही अंदर चुशु फर्स्ट मैडम और उसके बेटे चू कई की बेवकूफी पर हल्का सा हंस रहा था। एक बड़े क्लैन में पैदा होने के बाद भी वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमेशा सीधा चू जोंग वन से टकरा जाते थे। चुशु के लिए इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी अपने छोटे भाई बहनों से एयर की पोजीशन के लिए लड़ना बस एक बेकार और बेकार इंसान होने का सबूत था। फैमिली मीटिंग एक घुटन भरे माहौल में खत्म हुई। हाथ हिलाकर चू जोंग ग्वांग ने सबको डिसमिस कर दिया और ग्रैंड हॉल से बाहर निकल गया। सेकंड मैडम लगातार चुशु की जाती हुई पीठ को देखती रही। पहले उसे लगता था कि उसके सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ फर्स्ट मैडम और उसका बेटा ही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नीचे दर्जे की कॉन्क्यूबाइन का कभी बेकार समझा जाने वाला बेटा आज इतनी खौफनाक एम्बिशन और प्रेजेंस रखने लग जाएगा। सीन सेकंड मैडम के प्राइवेट रेजिडेंस पर शिफ्ट होता है। एक शानदार और शांत कंपाउंड जहां बंद कमरों के पीछे खतरनाक साजिशें बनती हैं। रूम के अंदर चू एक्सेंजी अपनी घबराहट छुपा नहीं पाता। वो बेचैनी से अपनी मां से पूछता है कि उसके भेजे हुए असैसिन फेल कैसे हो गए और चुशु जिंदा कैसे वापस आ गया। सेकंड मैडम कड़वे मन से मानती है कि उससे लापरवाही हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 साल नॉनशन माइन पर रहकर चुशु इतना ज्यादा बदल जाएगा। फिर भी वो तुरंत अपने बेटे को तसल्ली देती है।
उसका कहना था कि चू फैमिली कभी भी ऐसे इंसान को एयर नहीं बनने देगी जो पेट्रियार के सामने किसी पर हाथ उठा सके। चुशू जैसा आदमी कभी भी क्लैन का वारिस नहीं बन सकता। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड बताती है। मर्चेंट कैरावैन में जो मैनेजर्स चुशू के नीचे लगे हुए हैं, सब उसके ही लोग हैं। वो लोग इंश्योर करेंगे कि चुशू बुरी तरह फेल हो। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। इतना पैसा लगाकर उसने उनकी लॉयल्टी खरीदी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि चाहे चुशू कैरावैन का ओवरसियर बन भी जाए, वो एक भी सबॉर्डिनेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बीच चुशू गलबे को साथ लेकर सीधा क्लैन के मेडिसिन पवेलियन की तरफ बढ़ता है, जो चू फैमिली के डिसेंडेंट्स के लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज का सबसे बड़ा सोर्स था। रास्ते में गलबे अपनी चिंता बताता है। वो पूछता है कि क्या पवेलियन के लोग वाकई में वो कल्टीवेशन रिसोर्सेज देंगे जो इतने सालों से एल्डेस्ट यंग मास्टर ने अपने कब्जे में रखे हुए थे। चुशू ने बिना किसी इमोशन के कहा कि आज से वो पुराने रूल्स बदलने वाले हैं। मेडिसिन पवेलियन में घुसते ही मोटा स्टुअर्ट ने जबरदस्ती की मेहमानवाजी दिखाई। तंज भरी तमीज के साथ उसने चुशू को डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट कहा और बोला कि सेकंड यंग मास्टर पहले कभी यहां आए ही नहीं, फिर आज कौन सा इंपॉर्टेंट काम लेकर आ गए हैं। गाओ बे ने तुरंत डिमांड की कि पिछले 1 साल में चुशू के नाम पर जो भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज आए हैं, वो सब हैंड ओवर करे। ये सुनते ही स्टुअर्ट शू का चेहरा तुरंत बदल गया। वो तंज भरी हंसी हंसा और बोला, सेकंड यंग मास्टर मजाक कर रहे होंगे। चुशू के रिसोर्सेज तो हमेशा एल्डेस्ट यंग मास्टर ही उसकी तरफ से कलेक्ट करते आए हैं। अब अचानक मांगने क्यों आ गए? उसकी नफरत इतनी खुली हुई थी कि छुपाने की कोशिश भी नहीं की। चुशू की नजर सख्त हो गई। उसने ठंडे अंदाज में पूछा कि उसे किसने परमिशन दी थी कि चुशू के रिसोर्सेज किसी और को दे दे, जब न चुशू ने और नहीं चु जोंगग्वान ने कभी ऐसी इजाजत दी थी। तभी मोटा स्टुअर्ट जिद्दी बना रहा। वो और प्रोवोक करते हुए बोला कि ये बात जाकर एल्डेस्ट यंग मास्टर से करे। बहुत अच्छा, चुशू ने धीरे से कहा। अचानक उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी चमक उठी, जैसे एक भयानक तूफान आने वाला हो। उसका सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्मैक! एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और स्टुअर्ट शू हवा में उड़ गया। लेकिन मारने वाला चुशू नहीं था। वो एक हाफता हुआ मिडिल एज्ड आदमी था जो भागता हुआ अंदर आया। मेडिसिन पवेलियन का चीफ स्टुअर्ड। उसने पहले ही चुशू की डरावनी अथॉरिटी देख ली थी और समझ चुका था कि इसके सामने कौन सा मॉन्स्टर खड़ा है। चीफ स्टुअर्ड गुस्से से फट पड़ा। उसने अपने बेवकूफ सबॉर्डिनेट को बुरी तरह डांटा, गाली दी कि सेकंड यंग मास्टर के सामने बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई। उसने मोटे स्टुअर्ड के बॉडी पर जोर से पैर मारा और ठंडी नजर से घूरते हुए पूछा कि क्या उसे अभी भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का फर्क समझ आता है या नहीं। मोटा आदमी दर्द में करहाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉस इतना वायलेंट क्यों हो गया। वो कुछ सफाई देने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि चीफ स्टुअर्ड ने तुरंत उसे चुप करा दिया। चुशू के सामने सीनियर स्टुअर्ड एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह से यंग मास्टर की माफी पाने के लिए डेस्परेट था। चुशू की तरफ मुड़ते ही उसका टोन तुरंत बदल गया। पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसने रिक्वेस्ट की कि इस अनपढ़ नौकर पर दया करें। उसने एश्योर किया कि सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज ठीक से स्टोर करके रखे गए हैं और कॉम्पेंसेशन के तौर पर टॉप ग्रेड ब्लड नेम पिल्स की एक बॉटल खुद आगे बढ़ा दी। चुशू ने ठंडे अंदाज में बॉटल ले ली। उसका जवाब छोटा और सख्त था, अगली बार नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तब जब चुशू और गांव बे वहां से चले गए, मेडिसिन पवेलियन के चीफ स्टुअर्ड ने चैन की सांस ली। सेकंड यंग मास्टर की डरावनी प्रेजेंस का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी भी ठंडे पसीने से भीग गया था। फाइनली वो मॉन्स्टर चला गया, उसने मन ही मन सोचा। मोटा स्टुअर्ड अभी भी सदमे में था। अपना जलता हुआ गाल पकड़कर उसने कड़वाहट से पूछा कि चीफ स्टुअर्ड ने उसे इतनी बुरी तरह क्यों मारा।
जबकि उस बेकार यंग मास्टर के साथ इतनी इज्जत से बात कर रहा था। चीफ स्टुअर्ड ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि यह सब उसकी भलाई के लिए था, वरना वह अब तक जिंदा भी नहीं होता। फिर उसने कुछ ही पल पहले हुई सच्चाई बता दी। चुशू ने ग्रैंड हॉल के बीचों बीच फर्स्ट मैडम के आदमी स्टुअर्ट लू को लगभग जान से मार दिया था। यह सुनकर कि स्टुअर्ट लू जैसे पावरफुल आदमी को भी लगभग मार दिया गया, मोटा स्टुअर्ट बुरी तरह कांपने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, जैसे सारा रंग ही उड़ गया हो। चीफ स्टुअर्ड ने सख्त वार्निंग दी, आज से सेकंड यंग मास्टर को एस्टेट के किसी भी यंग मास्टर से ज्यादा रिस्पेक्ट देना। यह बात अपनी हड्डियों में लिख लो। चुशू अब वो पुराना कमजोर और बेकार सेकंड यंग मास्टर नहीं रहा। इसी बीच चुशू शांत और भरोसे से भरे कदमों के साथ वहां से चला जा रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी गहरी मीनिंग वाली मुस्कान थी। जहां भी वो जाता, डर और इज्जत दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कल्टीवेशन रिसोर्सेज वापस मिल चुके थे और उसकी अथॉरिटी पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब चू फैमिली के अंदर पावर का बैलेंस ऑफिशियली उसकी मर्जी के हिसाब से झुकना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।